Good evening, friends. I'm Santosh Takle. We will start by 7:15, but we are on the two mode. One is Google Meet, other is YouTube Live. So YouTube Live 2 has started. YouTube Live 1 is facing little problem. So just listen to these words. Those who are not able to join here may please join YouTube Live 2. Okay. YouTube Live 1 is may get in a working mode in the next few minutes. But in case it doesn't go, you can always join YouTube Live too. Okay. Thank you. Wait for another 5 minutes.
Good evening, everybody. I hope I'm audible. And we are meeting on the eve of the National Science Day. I prefer to keep my video off. So I personally feel that it distracts the whole audience. So please allow me to do that. As we are just starting, considering the time discipline understanding of our whole friends, people will keep coming, and then that little noise of ting tong will keep happening. So please bear with that. Thank you very much for all of you for joining in time. Today we have problem with the broadcast of YouTube Live 1 link. So YouTube Live 2 link is active, and there you can all join in case you don't find place here. So now let's get into the today's lecture. As I said कि हम लोग आज हिंदी और इंग्लिश में मिक्स बात करेंगे. आज हम मिल रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिन के पूर्व संध्या पे. 28 फरवरी हमेशा ही नेशनल साइंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में. तो इस साल का जो घोष वाक्य यानी थीम है वो आपके सामने है, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन सायन्स अँड इनोव्हेशन फॉर विकसित भारत. विकसित भारतासाठी विज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनातील जागतिक नेतृत्वासाठी भारतीय तरुणांना सक्षम करणे. टॉपिक भले ही लगता कॉम्प्लिकेटेड है, भले ही लगता छोटा है, बट एक्चुअली जितना एरिया ये इनकैंपस करता है वो काफी बड़ा है और 1-1.5 घंटे के तो परे ही है. बट मेरा अपना एक अंडरस्टैंडिंग है कि लोग 35-40 मिनट अच्छे से सुनते हैं. अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे तो 1 घंटे तक भी जा सकते हैं. बट गोइंग बियॉन्ड दैट इज बिट ऑफ द ट्रबलसम फॉर द होल ऑफ ऑडियंस. जो भी सुनने वाले समझने वाले हो, अगर सामने व्यक्ति नहीं है तो 1 घंटा बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कोई ध्यान से सुन पाता है. आज हम लोग 27 फरवरी को 28 फरवरी के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहे हैं. तो मैं पहले कुछ ऋण निर्देश करना चाहता हूं फॉर दी टुडे. आज का दिन बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि आज जागतिक मराठी भाषा दिवस है. मैं महाराष्ट्रियन हूं, भारत के महाराष्ट्र नाम के स्टेट में रहता हूं, यही जन्म लिया. और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं जिला परिषद के मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ा. 10वीं तक मराठी मीडियम में ही शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे काफी सीनियर लेवल पे काम करता हूं. तो मतलब मातृभाषा में शिक्षा पाने से अब अपने जिंदगी में कहीं पीछे तो जरूर नहीं रहते, बट आपकी जो लैंग्वेज को समझ के कॉन्सेप्ट को समझने की तकलीफ है वो एटलीस्ट दूर हो जाती है. क्योंकि आपकी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है तो आगे चीजें समझना, उसको आत्मसात करना और आगे बढ़ना, ये प्रोसेस जो है होल ऑफ लर्निंग का, वो आपके लिए आसान होता है. मैं मराठी भाषा गौरव दिन है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बोला जाता है क्योंकि मराठी भाषा गौरवशाली इतिहास के साथ चलती है. आज भारत देश में वो तीसरे नंबर पे है विथ अराउंड 10 करोड़ मातृभाषा रखते हैं मराठी. पूरे वैश्विक स्तर पे यानी पूरे वर्ल्ड के लेवल पे मातृभाषा के अनुक्रमांक के हिसाब से वो 10वें नंबर पे है. तो 800 करोड़ आबादी में से 10 करोड़ लोग मराठी को मातृभाषा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. ये काफी अचीवमेंट है कि मराठी लैंग्वेज का लिटरेचर उतना रिच है और उतना सुगम भी है. पर आज उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे. भाषा का भी एक विज्ञान होता है, वो मैं आपको समझाने में ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा. बट जबकि मैंने मेरा वीडियो ऑफ रखा है तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी कम्युनिकेशन हो तो उसमें सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल 7% होता है. बचा हुआ 93% जो है वो नॉन वर्बल यानी हाव भाव सूर स्वर से होता है. अभी मैंने वीडियो ही ऑफ कर दिया तो नॉन वर्बल हो गया 0 एक तरीके से. मेरा सूर स्वर जो है टोन ऑफ लैंग्वेज वो मैं सामने नहीं हूं तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, थोड़ा रूढ़ लगेगा, रुक्ष भी लग सकता है. तो 93% में से 7% जो वर्बल इफिशियंसी के कारण कम्युनिकेशन हो पाता है वही इस पीपीटी के द्वारा और मेरे बोलने के द्वारा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द टुडेज टॉपिक. उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट कि ये सारी जानकारी जो मैं यहाँ बोलने वाला हूं और इसके पहले 3000 लेक्चर्स में बोला हूं वो सारी इंटरनेट से डाउनलोडेड रहती है.
मेरा अपना कुछ नहीं है यहाँ पे, ना ही कुछ लेकर आया था ना ही कुछ लेकर जाऊंगा, उसी तरीके से है। बट नॉर्मली यहाँ कोई भी मेरे व्याख्यान में पैसे का लेन देन नहीं होता, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसकी वजह से मैं जो भी इंटरनेट पे डेटा है उसको फ्रीली यूज करता हूँ, और उससे समाज में एक विचारधारा प्रबोधन परिवर्तन और ज्ञान बांटने का काम करता हूँ। ऐसे 10-11 लाख ऑडियंस से मेरा अब तक बात हुआ है, आगे भी होता रहेगा। आज के सेशन में एज वी आर ऑन यू मतलब बोलते हैं बिफोर जो डे होता है उसको अंग्रेजी माध्यम में वी आर ऑन द ईव ऑफ द नेशनल साइंस डे बोला जाता है। तो अभी सॉरी, ये बहुत सारे लोग ज्वाइन करते रहेंगे तो इंटरफेरेंस थोड़ा होता रहता है। आज हम टॉपिक में कवर करेंगे, पहले नेशनल साइंस डे की थोड़ी हिस्ट्री ही पढ़ेंगे क्योंकि इतिहास जरूरी है इतिहास बनाने के लिए। फिर नेशनल साइंस डे के थोड़ी डिटेल्स में जाएंगे, क्यों सेलिब्रेशन होता है, थीम्स क्या है, कब से शुरू हुआ है। देन विल गो टू द टुडेज थीम, आज के घोष वाक्य या आज का जो ब्रीद वाक्य है इस साल का, जो नेशनल साइंस डे के सेलिब्रेशन के लिए दिया गया है पूरे भारतवर्ष के लिए, वो एम्पावर यूथ फॉर द ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन। हमने उसका मराठी ट्रांसलेशन थोड़ी देर पहले ही देखा। फिर मेरा अपना एक नजरिया है कि अगर कहीं भी एक डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड कंट्री में तब्दील होना है तो मेहनत चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और एक सोच चाहिए। उस सोच को वैज्ञानिक सोच बोला जाता है, साइंटिफिक टेम्पर बोला जाता है। मैं इसी के आधार पे अपने लेक्चर्स देता रहता हूं, तो वक्त मिले तो उस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द ब्रीफ्स ऑफ द नेशनल साइंस डे। आप सबको पता है नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। उसके पहले आज के लेक्चर के लिए जिनकी तरफ से पॉजिटिवली रिक्वेस्ट आया वो सब अगर है तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। जैसे डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल हबीब सर ने, डीपीएस छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश ने रिक्वेस्ट किया था हबीब सर ने कि सर आप प्लीज लेक्चर लीजिए। डॉक्टर ए.के. शर्मा जी है, एजुकेशन ऑफिसर भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप ही बनाया था। फिर आरसी मेमोरियल पब्लिक स्कूल अदपुर ईस्ट चंपारण बिहार से सरफराज आलम जी है, लेक्चर के स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने स्कूल के लिए मुझे रिक्वेस्ट की। ये पॉजिटिवली लोग हैं, पहले यूट्यूब लाइव पे नहीं है तो दूसरे पे प्लीज ज्वाइन करिए। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गूगल मीट पे तो अभी भी वैकेंसीज है, क्योंकि 100 लोग तो गूगल मीट अकोमोडेट कर ही पाता है, अभी 84 ही हुए हैं। सो लेट्स गेट इनटू द टुडेज टॉपिक। नेशनल साइंस डे इंडिया का सेलिब्रेट होता है रमन जी के एक बहुत ही अद्भुत विस्मयकारी इनोवेशन के लिए, जिसे रमन इफेक्ट बोला जाता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि भाई ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मोलिक्यूल्स है, डिस्कवर्ड बाय इंडियन फिजिसिस्ट डॉक्टर सीवी रमन। अब ये स्कैटरिंग ऐसे नहीं है कि 1928 के 28 फरवरी को रमन जी ने ये इजाद किया और इमीडिएटली 1930 में उनको नोबेल प्राइज के लिए नवाजा गया, नॉमिनेट किया गया और फिर मिला भी नहीं। रमन इफेक्ट जो लाइट स्कैटरिंग बताता है मोलिक्यूल से, इससे भी हटके कई स्कैटरिंग मौजूद है जो लाइट से ही जुड़े हैं, लाइट से या फोटोन से या कहीं ना कहीं पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। रेले स्कैटरिंग 1871 में दिया गया इलास्टिक स्कैटरिंग है, और आप सबको पता है आसमान का जो नीला रंग हम देखते हैं या फिर सूरज उगते समय या सेट यानी अस्त होते समय जो हमें एक नारंगी या रेडिश छटा या लेयर दिखती है एटमॉस्फेयर के होराइजन के उस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये रेले स्कैटरिंग है। इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। रेले स्कैटरिंग इज ए प्योरली इलास्टिक स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग जो 1928 में दिया गया ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग है। इसके अलावा भी टेंडल स्कैटरिंग है जो बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ लाइट बीम के एसोसिएशन का संबंध है। ब्रिलॉयन स्कैटरिंग है जो लाइट स्कैटरिंग, साउंड वेव्स और डेंसिटी फ्लक्चुएशन ऑफ द मटेरियल से एसोसिएटेड है। फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग भी है, वो भी इनइलास्टिक स्कैटरिंग है, 1921 के आसपास या 23 के आसपास लगभग बताया गया। और वो एक्सरे और गैमा रेज का जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होता है इलेक्ट्रॉन से, उसके बारे में। रमन स्कैटरिंग की खासियत यह है कि इसमें इस इनइलास्टिक स्कैटरिंग का जो लिक्विड माध्यम में इफेक्ट है वो लाख में एक बार देखा जाता है। मतलब इतना फीबल या वीक इफेक्ट है कि इतना वीक इफेक्ट होने के बावजूद भी ये इतना कारगर है कि उसके बारे में बात करने के पहले बता दूं कि वो क्या है। इनइलास्टिक स्कैटरिंग जो लाइट का होता है, मोलिकुलर स्कैटरिंग बेसिकली, ये इस तरीके का है कि इसकी वजह से जो लाइट
रेडिएशन या आप बोल सकते हो फोटोन मोलिक्यूल पे इंसिडेंट करता है, वो वहां से निकलते हुए एक तो ऊर्जा लेता है, एक तो ऊर्जा देता है। यानी उसकी ऊर्जा घटी होगी या बढ़ी होगी, अकॉर्डिंगली उसके वेवलेंथ में कम या ज्यादा का फर्क आया होगा। ये फर्क जो है, ये फर्क उस पर्टिकुलर लाइट पे नहीं डिपेंडेंट रहता, बल्कि मोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट रहता है। तो ऑब्वियसली इस तरीके का ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट आगे जाके दुनिया के इंडस्ट्रियल हैपनिंग में एक सितारा बनने वाला था। वो उस समय फील नहीं हुआ, बट ये इफेक्ट इतना फीबल होने के बावजूद भी रमन जी ने उसको ढूंढा, प्रैक्टिकली प्रूव किया, इसलिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। अभी ये जो रमन इफेक्ट है, इसका मैंने थोड़ा शुरू करते करते ही आपको एक इंडस्ट्रियल इंपैक्ट बताया कि इट कुड डू द फिंगर प्रिंटिंग ऑफ द यूनिवर्स। मैंने ये भी बताने की कोशिश की, जो स्टोक्स लाइंस या एंटी स्टोक्स लाइंस है, मतलब लोअर एनर्जी देन द इंसिडेंट लाइट और द हाइयर एनर्जी देन द इंसिडेंट लाइट, ये जो डिफरेंस ऑफ द लाइट आया, एनर्जी आया, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू द दैट पर्टिकुलर मोलिक्यूल और दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रॉपर्टीज। और ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की वजह से और वो इफेक्ट फिबल होने की वजह से बहुत ही कम उसका शुरुआती दौर पे इस्तेमाल हो रहा था। बट जैसे धीरे धीरे न्यूमरस डिफिकल्टीज को, लैक्यूनास को क्रॉस करते करते एडवांस टेक्निक इन लेजर वगैरह इजाद हुए, तो हर मटेरियल का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट की वजह से ढूंढना पॉसिबल हुआ। और आज आप कहीं भी कुछ भी ढूंढना चाहते हो, जैसे कि मटेरियल आइडेंटिफाई करना चाहते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आइडेंटिफाई सब्सटेंस बेस्ड ऑन देयर मोलिकुलर वाइब्रेशन, तो 101% वहां पे रमन स्कैटरिंग वाला जो प्रिंसिपल है वही इस्तेमाल होगा। मेडिकल डायग्नोस्टिक की आप बात करो, जहां पे आपको डिसीज लाइक अ कैंसर थ्रू द टिश्यू एनालिसिस करने हैं, तो भी ये मेडिकल डायग्नोस्टिक रमन इफेक्ट के बेस्ट इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स पे ही होता है। फार्मास्यूटिकल्स में जाओगे और क्वालिटी और कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स यानी मेडिसिनल ड्रग्स का आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो भी आपको रमन इफेक्ट ही कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। नैनो टेक्नोलॉजी, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स और मटेरियल एट द एटॉमिक लेवल भी करोगे, या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग द डिटेक्शन ऑफ द पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स भी करोगे, हर चीज के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल इज रमन इफेक्ट व्हिच सेज कि व्हेन द लाइट रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन सम मोलिकुलर और स्ट्रक्चर और सब्सटेंस, देयर इज बहुत ही स्मॉल टाइप का बट एक इफेक्ट है जिसमें एनर्जी का आदान प्रदान होता है, और इससे उस पर्टिकुलर मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पता चलती है, जो उसके लिए अपनी एक सिग्नेचरल आइडेंटिटी होती है। तो ये हो गया भाई इंडस्ट्रियल इंपैक्ट। ये इन्वेंशन आज के दौर में इतना इफेक्टिव है कि रमन इफेक्ट एक बैकबोन है बिलियन बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्रियल मार्केट का। इसका अंडरस्टैंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने रमन इफेक्ट को 2013 में इंटरनेशनल हिस्टोरिक केमिकल लैंडमार्क के तौर पे घोषित किया। अभी आप समझ सकते हो कि मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की ही बात कर रहा हूं, और इस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप देख पा रहे हो कि एक फिजिक्स में ढूंढा गया पदार्थ विज्ञान का इफेक्ट तकरीबन तकरीबन एक 80-90 साल बाद एक सबसे डेवलप्ड कंट्री की केमिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी बोलती है कि भाई ये केमिकल लैंडमार्क है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजल्ट और फाइंडिंग्स और इनोवेशन और रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर लॉन्ग बैक एरा 80-90 years from now, specifically some 95-98 years, is very big। और इस बड़े इफेक्ट ने, एक मिनट मैडम कुछ इशू हो रहा है, आर यू साइनिंग इन करके आ रहा है मुझे, संतोष यस, फिर नंबर बोलिए। ओके ओके, हाँ ठीक। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसा मैं पकड़ता हूँ बीच में थोड़ा, मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू रहता है, और ऊपर से मोबाइल से लेक्चर लेता हूँ और नॉर्मली लोग इसी दरमियान कॉल करते रहते हैं, तो थोड़ा डिस्टरबेंस होते रहेगा, मुझे माफ कर दीजिए। आई वॉज टॉकिंग टू यू कि हमने देखा रमन इफेक्ट एक सिंपल लाइट स्कैटरिंग का इफेक्ट है, मोलिकुलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसका जो इफेक्ट है वो है। इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट के तौर पे मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि आज के दौर पे मटेरियल के और जिंदगी के हर आयाम को आइडेंटिफिकेशन के तौर पे रमन इफेक्ट छू रहा है।
इसकी नोटिंग जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और बड़े बड़े देशों ने ली चुकी है। अभी सोशल इम्पैक्ट के तौर पे थोड़ा बड़ी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल इम्पैक्ट ही है एक रिसर्च इनोवेटिव फाइंडिंग का, कि जिसकी वजह से आज भारत अगर चांद्रयान छोड़ पाता है, अगर न्यूक्लियर एंड साइंस टेक्नोलॉजी में आगे है, मेडिकल साइंस में आगे है, तो इसकी कहीं ना कहीं एक बुनियाद या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना था। मैं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन ऐसे लोगों को देता हूं जिन्होंने उस जमाने में बगैर ज्यादा टेक्नोलॉजी, बगैर ज्यादा अप्रिसिएशन इतने एफर्ट्स डाले कि दुनिया को उनका लोहा मानना पड़ा, दुनिया को अप्रिशिएट करना पड़ा कि भाई इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो किसी भी चीज में पीछे नहीं। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मार्क ट्वेन सेड दैट द इंडिया इज अ क्रेडल टू द ह्यूमैनिटी। वंडरफुल। फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल ग्राउंड पे इंडिया को हमेशा ही अप्रिशिएट किया गया है। बट रमन इफेक्ट का सोशल इम्पैक्ट ये था कि दिस रमन इफेक्ट वाज सीन एज द इंडियाज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, कि भाई एक गुलाम देश क्या कर सकता है, कि भाई एक नॉन वाइट देश क्या कर सकता है। ये सारी चीजें जो है वो हमें कहीं ना कहीं रमन इफेक्ट द्वारा मिली। तो उसमें विस्तार से जाएंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, जो हम बोल रहे हैं कि हमें यूथ को एम्पावर करना है, एक ग्लोबल लीडरशिप साइंस एंड इनोवेशन में, और उन्हीं के मदद से, उन्हीं के हेल्प से, उन्हीं के शोल्डरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी से देश विकसित बनेगा एटलीस्ट 2047, जब हम हमारे इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे कर चुके होंगे। तो ये जो है ये होना है, तो हमें थोड़ा ये समझना होगा कि एग्जैक्टली सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ उस पीरियड में जब 1930 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, यहां तक ठीक है, बट इंडिया किस हालात में था ये बताने के लिए आप सबको मेरी जरूरत नहीं है। इसके पहले मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं कि 1930 के पहले इंडिया में साइंटिस्ट जो साइंस में काम करते थे वो नहीं थे, या इंडिया का रुतबा नहीं था फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे, ऐसी बात नहीं है। एक छोटी सी लिस्ट ही बोल देता हूं मैं। सर जगदीश चंद्र बोस की बात करें, जिन्होंने रेडियो वेव्स का वायरलेस कम्युनिकेशन के एक्चुअली फादर बोला जाता है उनको, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, पीसी रे साहब की बात करें, जो फादर ऑफ द इंडियन केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बैकबोन थे इंडिया के, मेघनाथ साहा जी, जिन्होंने अपना सौर कैलेंडर बनाया, एस्ट्रोफिजिक्स में उन्होंने काफी काम किया। श्रीनिवास रामानुजन को तो सारी दुनिया जानती है। और शांति स्वरूप भटनागर जी की बात कहे, या फिर हम बात करें बिरबल साहनी जी की, इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे जमशेद जी टाटा, दोराब जी टाटा, बिरला फैमिली, वालचंद हीराचंद जी, गोदरेज, ऐसे कई लोग थे। फिर भी ये सारे लोग होने के बावजूद भी उस समय इंडिया के लिए ये वर्ड यूज नहीं किया जा सकता था कि इंडियंस हैव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। रमन इफेक्ट हैज प्रूव्ड दैट। हाउ इट इज एग्जैक्टली प्रूव्ड दैट, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब 1930 में रमन जी को, डॉक्टर रमन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया, तो ही वॉज द फर्स्ट एशियन, पहले आशियाई खंड के व्यक्ति थे जिनको साइंस में नोबेल प्राइज मिला, पहले नॉन व्हाइट व्यक्ति थे जिनको साइंस में नोबेल प्राइज मिला। तो आप बोलेंगे इसके पहले किसको मिला था? इसके पहले एशिया में एक ही व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, 1913, और वो भी लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए था। मतलब आप समझ सकते हो कि जब 1930 में इंडिया गुलामी में था, मतलब एक कॉलोनियल नेशन था, उस समय अगर किसी को ये नोबेल प्राइज मिला, तो आप समझ सकते हो इट हैज बिकम द नेशनल प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर द कॉलोनियल इंडिया, नॉट ऑन द पॉलिटिकल और सोशल, इट वाज ऑन द साइंटिफिक ग्राउंड्स। इतना बूस्ट मिला एजुकेशन सिस्टम को कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। Universities and schools have started emphasizing physics research, encouraging Indian students to pursue higher education in science to such a level. Dr. Homi Jahangir Baba, father of the Indian nuclear program, wanted to become, मतलब उनके घर वाले चाहते थे, होमी बाबा के पिताजी चाहते थे, उनकी फैमिली चाहते थी कि अपना स्टील का बिजनेस संभालने के लिए जो अपना ये होनहार बच्चा है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे। उसी के लिए उनको कैम्ब्रिज भेजा गया। बट भाई साहब ने ये सारी चीज और वो एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी फिजिक्स चुना, काम भी स्कैटरिंग पे ही किया। वो मशहूर भी
भाभा कैटरिंग के नाम से ही हुआ। और भाभा जी ने आगे जाके जो फाउंडेशन इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का या स्पेस प्रोग्राम का, जिसके ऊपर स्पेस प्रोग्राम बना, फिर सतीश धवन जी ने और बाकी लोगों ने उसको, साराभाई जी ने आगे बढ़ाया। तो आप समझ सकते हो कि इंस्पिरेशन इज ड्रॉन फ्रॉम द पास्ट एंड ऑब्वियसली डॉक्टर सीवी रमन दैट प्रोबेबली बाबा जी गॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एज अ फंडामेंटल साइंस। तो ये सारी चीज के बावजूद, मतलब बाबा जी ने सिर्फ यहाँ पे ही बात नहीं छोड़ी, उनको भी 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल इन फिजिक्स 1951 से लेके 56 तक, 51 और 53 से लेके 56 तक। आप जानते ही है कि उनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्मिक रे शॉवर वाज डायरेक्टली वेरीफाइड द अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब आप समझ सकते हो, जो अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी उस समय बहुत सारे लोगों को समझती ही नहीं थी। एक अंडर डेवलप्ड बोल सकते हो या फिर गुलाम स्लेव नेशन, कॉलोनियल नेशन को एक नोबेल प्राइज मिलने के बाद दूसरी व्यक्ति उस मकाम पे जाके पहुंची विद इन डिकेड और 20-30 ईयर्स, कि उनको भी ये फील्ड में इतना नवाजा गया और उन्होंने देश के लिए इतना काम किया कि इंडिया गॉट द ग्लोबल रिकग्निशन एंड इंडिया साइंटिफिक टैलेंट वाज वेल नोन सिंस देन टू द होल ऑफ द वर्ल्ड। आप आगे जाके अगर हम बात करें कि इससे कौन से सोशल अपलिफ्टमेंट या ब्रेकिंग द बैरियर्स हुआ, तो इट विल बी टू मच टाइम इनटू द स्मॉल टॉपिक, सो विल गो लिटिल फर्दर। मैंने नीचे एक टॉपिक जोड़ा है कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए। आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पे आपको मालूम होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसको हम बोलते हैं, ओके, वेयर रमन जी वर्क लेटर द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पे उन्होंने उसको फाउंड किया 1948 में। आगे जाके सीएसआईआर की बात करें, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो बाबा जी और जमशेद जी टाटा जी की तरफ से शुरू हुआ था, और उसका आगे जाके एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट से लेके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीआरडीओ, इसरो, मैं तो आगे जाके बोलूंगा इवन आईआईटीज का जो फाउंडेशन और आगे बढ़ना है, वो भी भले ही आईआईटीज बहुत पहले शुरू हुए थे, फिर भी उसका जो फाउंडेशन है और आगे बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं उसको लिफ्ट जो है इस तरीके के रिसर्च और अप्रिशिएटेड रिसर्च से ही आगे जाके मिली। ओके, तो एक तरीके से हम ये जरूर बोल सकते हैं कि रमन जी को जो नोबेल प्राइज मिला, इट वाज नॉट हिज पर्सनल ट्रायम्फ, it ignited a scientific awakening in India and reshaped the country's intellectual identity। और इससे आपको समझ में आया होगा कि मैंने जानबूझ के कुछ एक 8-10 साइंटिस्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री में रिलेटेड थे उनका भी नाम लिया, फिर भी वो इफेक्ट उनकी तरफ से उतना दिखा नहीं, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक सेंस इज वेरी हाई, बट ये दिखा नहीं। क्योंकि आपने कुछ किया तो उसका अप्रिसिएशन अगर वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो ऑब्वियसली वो काफी इफेक्टिव होता है। और इसीलिए शायद आज अगर हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो सेलिब्रेशन के पीछे रीजन यही है कि एक रमन इफेक्ट अगर एक रेनेसांस की तरह इंडियंस को काम कर पाया, एक रिबर्थ हो गया इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, सदियों से हमारे साथ था, हमारे वेदास में भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स है, तो मतलब ये जो हुआ एक रिबर्थ रेनेसांस था इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो उसी को मद्देनजर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्वियसली सेलिब्रेशन होना है तो उसका कोई ना कोई तो एजेंडा होगा। एजेंडा आपके सामने है कि इसी से लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस समझे, इसी से लोगों को जो साइंस के फील्ड में लेटेस्ट और एंशिएंट अचीवमेंट्स है उनका एक तरीके से एग्जीबिशन हो, और नई टेक्नोलॉजी को जमाने के सामने रखने की एक शोकेसिंग अपॉर्चुनिटी मिले, और साइंटिफिक माइंडेड सिटीजन्स को आपस में डिस्कशन के लिए एक व्यासपीठ के तौर पे साइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं लास्ट वाला जो लास्ट बट वन वाला मुद्दा है कि एक उद्देश्य ये भी रहता है कि साइंस को पॉपुलराइज करे। अभी आप बोलेंगे साइंस को पॉपुलराइज करने की क्या जरूरत है, दिन रात तो हम विज्ञान का ही इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक और पैदा होने से मरने तक हम सिर्फ और सिर्फ विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना सा भी नहीं रखते। तो इसी की वजह से साइंस को नहीं, साइंस को पॉपुलराइज करते करते साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी साइंटिफिक थिंकिंग को इनकलकेट करना जरूरी है। और आप ये चीज तभी समझेंगे जब देखेंगे कि ये साइंस
डे के जो सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन आज के नहीं है। ये सेलिब्रेशन 1986 में ये पारित किया गया प्रपोजल कि भाई 1987 से इस तरीके से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। बट 1987 से 1998 तक सेलिब्रेशन होते रहे ऑन द जनरल थीम की समाज में साइंटिफिक अवेयरनेस फैलाया जाए। देयर वाज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया कि आज या इस साल किस टॉपिक पे हम एग्जैक्टली साइंस कम्युनिकेशन या साइंटिफिक अवेयरनेस फैलाएंगे। ये बात सामने आई 1999 से। और पहला टॉपिक ही देखिए, आवर चेंजिंग अर्थ। मतलब भाई हमारी बदलती वसुंधरा के बारे में हमें कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस फैलाना होगा कि भाई ये बचेगी तो हम बचेंगे और हमारा जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं बचा रहेगा। ये सारी सोच 100% इन लाइन है एक परफेक्ट थिंकिंग एसोसिएटेड विद द साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग एक ऐसी सोच है जो विज्ञान अधिष्ठित, मतलब विज्ञान के सपोर्ट से प्रूव होने वाले या साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे चलती है। तो मतलब कहीं ना कहीं celebration of National Science Day is always associated with the conservation of nature, sustainable development, and of course protecting and conserving natural resources on our own Mother Earth, without which we will not be able to survive and do the further exploration. तो ये भाई पहले साल का था थीम। 2000 में रिक्रिएटिंग इंटरेस्ट इन बेसिक साइंस। ये आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सारी थीम्स आराम से पढ़ लीजिए। इसके पीछे हम ज्यादा वक्त नहीं जाया करते हैं क्योंकि थीम्स है, थीम्स तो मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं क्योंकि वो पास्ट है, डाटा इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। तो 2014 में टॉपिक चुना गया या थीम चुनी गई फोस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर, यानी भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार प्रमोशन या बढ़ोतरी उसमें लाना। ये कैसे किया गया, ये कैसे किया जाना है, ये आम सबको पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। क्लॉज नंबर 51AH इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू इनकलकेट, प्रमोट, फोस्टर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब भाई हमको एज अ एक फंडामेंटल कर्तव्य के तौर पे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आचार प्रचार और अंगीकार करना है। तो ये अगर हम करते रहते तो 2015 से लेके 2023 तक हमने देखा 24 तक कि कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड है साइंटिफिक इश्यूज से, जो साइंटिफिक इश्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं ना कहीं हमारे ये जो डेवलपिंग नेशन को डेवलप नेशन का दर्जा दे। 2020 का विजन देखा डॉक्टर APJ कलाम साहब ने, 2047 का विजन देखा गया उसके बाद की कुछ बहुत ही डिपेंडेबल सरकारों की तरफ से, और आज हम 2047 के डेवलप इंडिया विजन के लिए काम करने के लिए थीम लेके चल रहे हैं कि एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर द ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ये विकसित भारत जो है ये उन्हीं के कंधों पे बन सकता है जिनको वैज्ञानिक सोच और वो एम्पावर्ड हो इस तरीके से कि ग्लोबल स्केल पे, वैश्विक स्तर पे वो कहीं ना कहीं विज्ञान और नवीनतम जो संशोधन है, अनुसंधान है, उसमें एक लीडरशिप का अपना रुतबा बता सके। तो आज के शुरुआत के 2 टॉपिक हमने कहीं ना कहीं एड्रेस किए। अभी हम जाएंगे कि एम्पावर करना है यूथ को ग्लोबल लीडरशिप के लिए साइंस एंड इनोवेशन में, तो कैसे करना होगा। वह काम तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही ऑब्वियस, बट कैसे करना है उसके लिए इसमें बहुत जरूरी है कि हम इसको तीनों भाषा में समझ लें। इंग्लिश बोल दिया, मराठी बोल दिया, अभी लास्ट में हिंदी लिखा है। समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि मैं इसको आगे लेके जाके मैं ये क्यों बताने के लिए इतना उताविल हूं कि युवाओं को सक्षम करने के लिए थोड़ा सिंहावलोकन बोलते हैं मराठी में, मतलब पीछे मुड़ के हमारे पास्ट की तरफ, और कि आज की डेट पे जब हम वैश्विक स्तर पे हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं साइंस, विज्ञान और इनोवेशन में एक लीडरशिप का रोल अदा करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या उनके फाउंडेशन इनफली स्ट्रांग है? क्या उनके फाउंडेशन स्ट्रांग करने वाली एजुकेशन सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम बाय गवर्नमेंट
जो मौजूद है या 5 से लेके अब तक जो आई वो स्टैंड करती है इंटरनेशनल फोरम में? इसके लिए 2 सवाल मैंने डाले हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग इन वर्ल्ड मैप, अगर मैं बोल दूं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट इंस्टीट्यूशन 50वें, 55वें, 90वें स्थान पे है और वो गलती से 90 की जगह 49वें रैंक पे रहेगी, तो कल मेरे नाम से व्हाट्सएप है ज्यादा से ज्यादा 15 से 29। इस उम्र के रेंज में जो भी इंसान है, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, यूएन का एक डेफिनेशन है, इंडिया का एक डेफिनेशन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 15 से 29 साल की आयु में जो भी इंसान है भारतवर्ष में, उनको आप युवा बिल्कुल बोल सकते हो। और इस युवाओं को हमें एम्पावर करना है ताकि जब वो अपनी ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल के गृहस्थाश्रम में नौकरी कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, देश की दारोमदार संभाल रहे होंगे, तो इस तरीके से इक्विप्ड हो कि भाई ग्लोबल स्केल पे भी वो लीडर की तरह महसूस हो, साइंस, इनोवेशन और सोशल अंडरस्टैंडिंग में। तो भाई ये करने का आपके सामने जो मैंने 7-8 स्टेप रखे हैं, फिर से सॉरी, ये मेरे पर्सनल नहीं है, इंटरनेट का फाइंडिंग है। तो भाई हम हमेशा ही बोलते हैं कि भाई शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, सॉरी आई विल टेक वाटर एंड देन आई विल जस्ट, हम हमेशा ही बोलते हैं कि भाई अगर कहीं भी किसी को आगे जाके जिंदगी में बहुत कुछ करना है तो स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए अगर कुछ मौजूद है तो वो शिक्षा। मतलब स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ही करते थे कि चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा होती है, शिक्षा का कोई और रोल हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति का चरित्र निर्माण सही समय हो गया, प्रोबेबली वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, तो पूरी मानवता के लिए या पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा या लीडर के तौर पे साबित होगा ही। मैं भी उसी को आगे लेते वक्त ये बोलना चाहूंगा, जस्ट फिलोसॉफिकल बात करके फायदा नहीं। जो हमारी शिक्षा पद्धति है कुछ समय पहले सही होगी, आज वक्त के हिसाब से जाएंगे तो उसमें बदलाव की जरूरत है। आज अगर हम हमारे शिक्षा पद्धति को सही तरीके से देखें तो बच्चे पढ़ रहे हैं, मार्क्स पा रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं और फाइनली सर्टिफिकेट का ढेर बना के कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग मोड में जा रहे हैं कि स्किल एब्सोल्युटली मिसिंग, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टेम दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स मोस्टली मिसिंग। उसका मैं एक कंसिडरली मतलब इंटरनेट से लिया हुआ और आज के वर्ल्ड को और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला ब्यौरा आगे देने वाला हूं। रही बात इन्हीं क्षेत्रों में जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर एकेडमिक्स टिल 12th, +2 और टिल ग्रेजुएशन? मिसिंग। रिसर्च कल्चर क्या अंडर ग्रेड्स में या फिर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ट्रू सेंस एग्जिस्ट करता है? और डिजिटल लिटरेसी मतलब व्हाट्सएप और यूट्यूब और गूगल मीट इस्तेमाल करना नहीं। जहां तक एआई के मामले में आज हम बात करते, कोई डीप सीक की बात करता है, कोई किसी और चीज की बात करता है, क्या इस मामले में फाउंडेशन लेवल पे मतलब नर्सरी जहां बच्चे पहली बार स्कूल जाते, किंडरगार्टन जो भी बोलो, या फिर आंगनवाड़ी अपने यहाँ जो है, क्या यहां से लेके उनके ग्रेजुएशन तक इस तरीके का कोई प्लान आज की डेट पे एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज ए एजुकेशनिस्ट आपके सामने है? जवाब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहली अंडरस्टैंडिंग क्या आई कि भाई बच्चों को चीजें समझ में आए, इसलिए पहले उनको मातृभाषा में पढ़ाइए। मैंने अपनी बात की, मैंने आज जागतिक मराठी भाषा दिवस का भी एक छोटा सा पॉइंट निकाला और बोला कि मैं कहीं ना कहीं ऋण निर्देश करना चाहता हूं कि मैं मराठी में पढ़ा, मुझे टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया, माँ बाप ने मराठी मीडियम के स्कूल में डाला, क्योंकि मैं जहां रहता हूं उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ मराठी बोली जाती है। तो मुझे मराठी समझने के लिए जिंदगी के पहले 3-4 साल लगे और बाद जब मैं स्कूल गया तो स्कूल में मुझे मराठी नहीं सीखनी थी, मराठी में जो सिखाया जा रहा था वो सीखना था, समझना था, आत्मसात करना था और आगे जाके जो सीखने वाला हूं उसके लिए उसका इस्तेमाल करना था। आज के इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों से अगर आप बात करोगे तो आपको ये डिफरेंस जरूर फील होगा कि चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम्स आर मस्ट बिकॉज वी नीड टू मेक अ सिस्टम वेयर एजुकेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल।
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहीं ये बोल रहा हूं कि भाई हमको रोट लर्निंग से डायरेक्टली इनोवेशन की तरफ जाना है। नो, रोट लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग लर्निंग बोथ आर कहीं ना कहीं हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। रोट लर्निंग अगर मैं आपको बोलूं टेबल्स के हिसाब से जाना है, भाई टेबल 30 तक याद कर दें, नथिंग रॉन्ग। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई अंग्रेजी आपको अच्छा लगता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो भाई दिन में 10 वर्ड्स मराठी हिंदी में उसका मतलब समझ के या 2-4 पन्ने ग्रामर के डेली समझने से कोई गलत चीज तो नहीं है। छोटे उम्र में जब ब्रेन 25 तक बनता ही रहता है, इवॉल्व होता ही रहता है, तब तक आप जितना भी दिमाग में डालोगे वो कहीं ना कहीं आगे जाके फायदे में ही आता है। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट की चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम आर रिक्वायर्ड इज नॉट बाय मी। उसके लिए आपको शायद 5वां पॉइंट पढ़ना पड़ेगा कि बेटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस। गवर्नमेंट सिस्टम जब बोलती है कि सडनली ये सिलेबस आएगा या फिर सडनली हम मातृभाषा में सिखाएंगे, तो उसके पीछे अच्छी प्लानिंग हो तो शायद ये मुद्दा जो है वो अच्छे से एड्रेस हो जाएगा। नाउ फोस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फोस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए जो आपने पढ़ा समझा उसके ऊपर आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हर 60 बच्चों के पीछे एक टीचर 1 घंटा बिताता है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि वहां पे बच्चा सब कुछ सीख जाएगा। इसके पीछे माँ बाप को, उसके वेल विशर्स को और पूरे समाज को कहीं ना कहीं योगदान देना होगा, ताकि बच्चे में, आज मैं कभी कभी ये बात जरूर बोलता हूं, कितने भारतवर्ष में, भारत देश में घर है कि घर तो है बट घर में छोटा सा वर्कशॉप है। आप जाओगे फॉरेन में, मैं ज्यादा नहीं गया हूं बट नॉर्मली एक टूरिज्म के तौर पे जितना गया हूं, तो भी देखा है कि आपको हमेशा दिखेगा, मूवीज में भी दिखता है कि हर घर के साथ एसोसिएटेड एक वर्कशॉप है, जहां पे पिताजी कुछ काम करते हैं तो बच्चा आ जाके हाथ बटाना चाहता है, तो पिताजी ये नहीं बोलते कि भाई तुम जाओ, तुम खेलो, टीवी देखो, मस्ती करो, काम मत करो। अपने यहाँ आराम या बच्चे का लाड़ प्यार करना मतलब तुम काम मत करो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, एटीएम बन जाता हूँ, और फिर बाद में तुम बुढ़ापे में मुझे अच्छे से संभालना। इट सीम्स टू बी बिट डिफिकल्ट ग्रूमिंग प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड ग्रूमिंग प्रोसेस, पर अपने यहाँ इमेच्योर एक्सपेक्टेशंस आर दीज ओनली। तो ऐसे में फोस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम सामाजिक स्तर पे देखें, स्कूल के स्तर पे देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बहुत कुछ काम होने की जरूरत है। रिड्यूसिंग लोकल टू ग्लोबल गैप, हमारे जमाने में मतलब आज से 20-30 साल पहले ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि मुझे याद है 2000 साल में ही मैंने इंटरनेट का कोर्स लगाया था, 900 रुपया देके, इंटरनेट टाइटल था उस कोर्स का। बीआरसी ज्वाइन करने के बावजूद भी मैंने, हमारे यहाँ बारकोवा के कोर्सेज चलते हैं तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया था। फायदा काफी हुआ, 900 का फायदा इतना हुआ कि मेरे इंटरनेट के ऊपर की कॉन्फिडेंस लेवल या मेरे जो अभी जितना सोशल मेरा वर्क है वो सारा इंटरनेट के माध्यम से होता है, बगैर कोई पैसा खर्च किए। इसलिए मैं मेरे लेक्चर्स का भी कोई पैसा नहीं लेता। जब मैं कुछ खर्च नहीं कर रहा हूं, जब मैं इंटरनेट का माध्यम इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे भी किसी से कुछ उस तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट लेने का हक नहीं है, ऐसा मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। इंपॉर्टेंट है कि पुराने जमाने में लोकल टू ग्लोबल गैप करने, रिड्यूस करने के लिए विद्यार्थियों को फॉरेन जाना पड़ता था या फॉरेन के विद्यार्थियों को आना पड़ता था। आज ये सारी फैसिलिटी ऑनलाइन तरीके से इतने अच्छे से उपलब्ध है कि इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना होगा कि किस तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशंस हो, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके ये ना बोले कि उन्हें उस तरीके का इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिला। नाउ बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी स्किल्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग या ग्रीन इनोवेशन की हम बात करें, ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स के सामने है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एकेडमिया का कनेक्शन होना जरूरी है। इस तरीके के काफी स्मॉल शॉर्ट, छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट किए जाते, वो आगे जाके स्कूल कॉलेज तक कितने पहुंचते हैं इसका मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं एकेडमिक्स से जितना जुड़ा हुआ हूं उसमें सिर्फ मैं लोगों को ईमेल लिखता रहता हूं और बोलता रहता हूं कि मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आप प्लीज अरेंज और अटेंड करिए। लोग बोलते हैं हमारे बच्चे बिजी हैं। नाउ आई एम वर्किंग इन बार्क सिंस लास्ट 27 ईयर्स। मेरा खुद का अनुभव हो गया 27 साल का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर। इसके बावजूद भी अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों से कनेक्ट होना चाहता हूं, ऐसे में इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्स ये है, हमारे बच्चे तो बिजी है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड हु इज एक्चुअली पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट ऑफ एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि मैं
प्राइवेट स्कूल की या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑन द यूनिवर्सिटी स्केल की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्कूल है, नवोदया विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, बहुत सारे स्कूल चेन्स है। इन सबको एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग बिजनेस लगता है, फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट। ये हमें सामाजिक स्तर पे इन्वॉल्व होके कहीं ना कहीं खंडन या रोकना पड़ेगा, तभी एजुकेशन में रियल मायने में सुधार आएगा। तो भाई फ्यूचर रेडी स्किल्स जो है उसको डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री और रिलेटेड R&D लेक्चर्स आपको डालने पड़ेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नेंस के बारे में मैंने जरूर बताया। पढ़े लिखे लोगों को ही इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और इंस्पायर एंड मोटिवेशन की बात करें तो मैंने 3-3,500 लेक्चर दिए। मैं कई लोगों को जानता हूं जो बहुत ही उत्सुक रहते हैं बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। ऐसे इंडस्ट्री, एकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों को लेके रोल मॉडल की तरह अगर उनके सामने प्रेजेंट किया जाए तो 101% बच्चों को ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आएगा। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक छोटा ओवरव्यू भी कि ये मैंने स्टेप्स तो बता दिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, इंटरनेट पे ढूंढते तो भी मिलता। मैंने आपके एक असिस्टेंट का काम किया कि मैंने डेटा कंपाइल करके आपके सामने मेरे शब्दों में रखा। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जब मैं बात कर रहा था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग क्या है वर्ल्ड लेवल पे, या इंडिया की तरफ से फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, यू ऑल नो कि अगर मैं बात करूं, पैरामेट्रिक कंपैरिजन करूं इंडिया की पॉपुलेशन, यूथ की पॉपुलेशन, जीडीपी, अपनी यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम, तो पहला तो ये देख लीजिए कि मैंने एक मोटा मोटी जवाब दे दिया कि R&D की बात करें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन अराउंड 1-2-3, इवन 1 के नीचे था कुछ साल पहले, परसेंट में बात कर रहा हूं। कम टू द पॉपुलेशन, दुनिया की 800 करोड़ आबादी का 18% हिस्सा हिंदुस्तान में रहता है, तकरीबन 140 करोड़। और आपको जान के हैरानी होगी इसमें भी 140 में 35 करोड़ जो है युवा है, उसी रेंज में भाई 15 से लेके 30 के रेंज में। और पूरे दुनिया में जो डेवलप्ड नेशन है उनकी जो टोटल युवाओं की संख्या है वो भी लगभग भारत के टोटल युवाओं की संख्या इतना है। जबकि अगर जीडीपी की बात करें तो उनकी है 30 ट्रिलियन यूएसडी, वर्ल्ड की है 115 यूएसडी, ट्रिलियन में ही बात कर रहा हूं, और हिंदुस्तान की है 3 से 4 ट्रिलियन यूएसडी। पर कैपिटा सुनने के बाद अगर आपने कभी नहीं सुना है कि दर डोई उत्पन्न बोलते हैं, मतलब हर एक के हिस्से में कितना इनकम आता है, तो दुनिया में $12,000 के आसपास है पर कैपिटा। इंडिया 2400 के नाम मात्र डॉलर के पर कैपिटा पे खड़ा है। डेवलपिंग नेशन भी एवरेजली $5,000 तो कमा ही लेते पर हेड, और डेवलप्ड नेशन 70 से 80, 90 से लेके लग्जमबर्ग वगैरह की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, $1,000 पर कैपिटा पे है। ऐसे में अपना जो R&D वर्ल्ड वाइड है वो उस जीडीपी का 3-4% खर्च करता है R&D पे दुनिया में, और हिंदुस्तान 0.2% अपने जीडीपी का खर्च करता है। मतलब वैसे ही कम पैसे, उस कम पैसे में से 0.2%, और कहा 3-4%। मतलब आप देख सकते हो कि पूरे सिस्टम में ही कहीं गड़बड़ है। ऐसे में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई सडनली कुछ चमत्कार हो जाएगा और भाई अगले 10-20 साल में हमारे युवा जो है वो पूरे वैश्विक स्तर पे एक लीडर की तरह उभर आएंगे। विज्ञान और अनुसंधान जो नवीनतम रिसर्च है उसमें ये थोड़ा मुश्किल काम है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि एक सोशल एस्पेक्ट भी होता है। ये सारी चीजें भारत स्वतंत्र होके, इंडिपेंडेंस या फिर बोल सकते सार्वभौम प्रजासत्ताक होने के बाद काफी सदियां, 70-80 साल बीत गए, फिर भी आज हमारे प्रॉब्लम्स इतने बड़े क्यों हैं? कहीं ना कहीं इसका अंडरस्टैंडिंग आपको ये चीज से आएगा कि हमारे यहाँ साइंटिफिक थिंकिंग कम है, साइंटिफिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल सही से होता है, कहीं से खरीद के होगा, कुछ भी होगा, वो इतना कम है कि उसका सोशल इम्पैक्ट ये है कि साइंस की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, इनोवेशन की बात करो, वो उस पैमाने पे नहीं हो रहा है जितना 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन की तरफ से अच्छे से होना चाहिए। एक कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया के एज पर एज द जियोग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूं, जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसे है, भरपूर मात्रा में सनलाइट मिलता है, भरपूर मात्रा में पानी है, भरपूर मात्रा में बारिश है,
तो एडवर्सिटीज कम है, तो इन चीजों के लिए जो बेसिक जरूरी चीजें होती खान पान की, उसके लिए शुरुआती तौर पे हमको कम तकलीफ करनी पड़ी। तो उसके कारण उसमें इनोवेशन नाम की चीज जो सामाजिक स्तर पे, समाज के हर स्तर में आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही और वही आगे चलती रही। अभी मेरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आप बोलेंगे कि मैं क्या करता और मुझे क्या करना पसंद है नेशनल साइंस डे के तौर पे, या फिर लोगों में स्टूडेंट्स को एम्पावर करके उनको ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन में लाने के लिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज भी भारत में जो 30 से 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, बड़ी बड़ी शहर जैसे मुंबई दिल्ली में तो 60 नहीं 80-90% बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। कुछ जो छोटे शहर है मेरे गांव में वगैरह, पहले जमाने में 5-6% जाते थे, आज वहां भी वो प्रपोर्शन एक 30-40% का ही है। ऐसे में ये सवाल पूछना कि भाई ये इंग्लिश मीडियम में जाते तो इनको इंग्लिश पढ़ना कितना आता है, समझता कितना है, यूजेबल इंग्लिश 10वीं तक कितना सीखते हैं। तो पहले चलते हैं कि भाई दुनिया में, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मराठी जानने वाले, मातृभाषा रखने वाले 10 करोड़ लोग हैं। तो इन वर्ल्ड अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश समझते हैं। भारत में 10% ऑफ द पॉपुलेशन तो 14 करोड़ समझते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि एक जनरल डेटा अगर आप इंडिकेशन निकालोगे नेट से तो आपको समझ में आएगा कि भारत में जो युवा है, नंबर ऑफ यंगस्टर्स है, वो तकरीबन 30 से 40 करोड़ है। 3 साल से लेके 20 साल, जब तक हम ग्रेजुएट होते हैं उस उम्र में 30 से 40 करोड़ युवा है भारत में। 14 करोड़ टोटल पॉपुलेशन को ठीक ठाक इंग्लिश आता है। चलो घटा दो, मान लो, तो भी आप मान लीजिए कि जो एक 20-25 करोड़ बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हैं, उनको 8वीं 9वीं तक इंग्लिश का ABCD के अलावा कुछ नहीं आता है। एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट पॉपुलेशन टू गो फर्दर, अंडरस्टैंड साइंस, अंडरस्टैंड मैथ्स को मैं यहां जानबूझ के सेकंड बोला क्योंकि मैथ्स के लिए शायद लैंग्वेज की इतनी जरूरत न पड़े। तो फिर उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, उनको कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझ के उस पे आगे जाके इतना काम करना है कि वो एक इनोवेटर के तौर पे दुनिया के सामने आए, थोड़ा मुश्किल लगता है। मैथ्स की बात मैंने सेपरेटली इसलिए की कि एक जनरल सर्वे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में निकाला गया था, इंडिया के रेफरेंस में वो ये बोलता है 75% ऑफ द ग्रेड 3 स्टूडेंट्स लैक फाउंडेशनल अरिथमेटिक स्किल। मतलब आप सोचो, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा तक जो बच्चे एक फंडामेंटल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला फंडामेंटल बनाना है, वो अगर उनके आसपास कहीं आया ही नहीं, टीचर ने पढ़ाया, उनको समझा कि नहीं समझा, घर पे उसका किसी ने रिवीजन करके लिया ही नहीं, बच्चा सिर्फ आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ऐसा बच्चा आगे जाके AI के जमाने में सडनली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर नंबर थ्योरी पे काम करेगा, या होमोटोपी थ्योरी पे काम करेगा, या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेगा, ये थोड़ा अटपटा लगता है। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे यहाँ के सजेशंस पे शायद काम करने की जरूरत है। बच्चों को पहले तो पढ़ने की, सुनने की, समझने की, और जो समझा पढ़ा सुना उसको एक्सपीरियंस करके परफॉर्म करने की आदत डालने के कोई प्रोजेक्ट्स, उपक्रम स्कूल में, घर पे, ट्यूशन में होने चाहिए। और जब कोई ये करवा के लेता है और आपके पीछे पड़ता है कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, तो उसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ लिया, जिंदगी में तरक्की कर ली, शायद आप पढ़ना बाकी है, जिसके लिए जिंदगी भर मैं आपको पीछे पड़ा रहूंगा। ये पढ़ने का सोर्स व्हाट्सएप नहीं हो सकता, पढ़ने का सोर्स इंटरनेट हो सकता है, बट बढ़िया सोर्स अभी भी किताबें हैं। कोई बोले तो स्टोरीज सुनना सबको अच्छा लगता है। अभी मैंने बोला, आप सब बोर हो चुके होंगे क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक चल रहा है, बट यही मैं आपके सामने रहता और आप मेरा हाव भाव और मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरा स्वर और मेरा इंटरेस्ट देखते कि मैं कितना दिल से ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि देश को लायक बनाना है तो पहले बच्चों को लायक बनाना पड़ेगा, और बच्चों को लायक बनाने के लिए उस तरीके के टीचर्स को, उस तरीके के पॉलिसी मेकर्स को मार्केट में उतरना पड़ेगा। अगर ये करना है तो रही अरेंजिंग टॉक्स की बात, या एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप की, या उस तरीके के कोई नेचर रिलेटेड प्रोग्राम्स की, सारी चीजें मैं कंडक्ट करता हूँ। जो 10 लाख का आंकड़ा मैंने दिया, उसमें से कम एक 10-20 हजार लोग मेरे घर पे ही आके गए होंगे और स्टार गेजिंग करके गए होंगे, और उन्होंने क्या देखा होगा
वो तो मैं आपको बताता हूं, बट उसके पहले एक बता दूं। दुनिया में सब सोचते हैं कि भाई मैं दुनिया बदल दूंगा। आज जो थीम भी है वो वही है कि हम युवाओं को बदलेंगे। बट युवाओं को बदलने के पहले, या यंगस्टर्स को या किड्स को बदलने के पहले, हमें खुद को बदलना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, वो युवा या यंगस्टर्स या हम खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि देश को बना या मानवता को बचाने के लिए पहले हमको अपने आप को हमारी गलत आदतों से, और जो दूसरों को कॉपी करने की गलत आदतें, उनसे निकालना होगा। नहीं तो कितनी भी रिसोर्सेज आपके पास रहने दीजिए, अब हमेशा यही बोलेंगे, आई लैक दिस, आई डू नॉट हैव दिस, आई डू नॉट हैव ग्लोबल एक्सपोजर, आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव गुड्स एजुकेशन सिस्टम। तो आप सीवी रमन जी की तरफ देखिए, भाभा जी की तरफ देखिए, और देखिए कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी वो देश को, समाज को और भारत की वैज्ञानिक सोच को कहां से कहां लेके गए। ये उदाहरण है 21वीं सदी के सबसे अच्छे टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम बोलते ना कुछ समझ में नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं, इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो भाई ये रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस के माध्यम से जो दुनिया ने आज हासिल किया है, उसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल चीज से हुई, सोचने से। क्या सोचा, किसने सोचा? कि भाई किसी ने सुना कि एक टेलीस्कोप नाम का कोई इक्विपमेंट इजाद हुआ है जिससे दूर की चीजें पास दिखती है। तो ये गैलीलियो भाई साहब ने अपने घर पे 2 लेंसेज घिस घिस के बनाए, उससे टेलीस्कोप बनाए और दुनिया को पहली बार चंद्रमा के ऊपर के गड्ढे दिखाए, वीनस की फेजेस यानी शुक्र की कलाएं दिखाई, जुपिटर के मून दिखाए, सैटर्न की रिंग दिखाई, सूरज के ऊपर के काले धब्बे दिखाए। और उन आप समझ सकते हो कि भाई देश में, दुनिया में इंस्पिरेशन की कमी नहीं है। सीवी रमन इज अल्टीमेट इंस्पिरेशन फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन साइंस, फॉर इंडियन इनोवेटिव थिंकिंग, फॉर इंडियन साइंटिफिक थिंकिंग। जिनके पद चिन्हों पे चल के भाभा जी ने आगे जाके अणु विज्ञान का, अणु ऊर्जा का, भारत को अणु ऊर्जा में सक्षम बनाने का पूरा सपना साकार किया। तो ऐसे कई लोग हैं दुनिया में। मेरे पास तो टॉपिक्स की कमी नहीं है, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे पास। और अभी तो हम लोग किधर है? अभी तो हम लोग है स्लाइड नंबर 32 पे, और 82 स्लाइड है, बट आई विल नॉट गेट इनटू दैट। मैं किसी का अंत देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि भाई देश की, हमारे जो सभ्यता संस्कृति है, वो काफी, दुनिया ने हमसे फिलोसॉफिकली बहुत कुछ सीखा। बट आज हम, जब हम हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल मत भूलिए कि चिल्ड्रंस आर ग्रेट इमिटेटर्स। वो आपको फॉलो करते हैं। आप कितना बड़ा भाषण दिए, उससे वो कुछ नहीं सीखेंगे। वो वही सीखेंगे जो आप हो। अगर आप उनके सामने किताब पढ़ते हो तो वो किताब पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप आपके घर के छोटे मोटे काम खुद से हाथ उठा के करते हो तो वो भी आपके हाथ में हाथ बटाएंगे, और उसी हाथ बटाने के चक्कर में सीखेंगे। उसी को क्रॉस वेरीफाई स्कूल के किताबों में करेंगे। और जब ये सब होगा तो एक प्रैक्टिकल अनुभव के साथ शिक्षित व्यक्ति सिर्फ शिक्षित नहीं होता है या साक्षर नहीं होता है, वो सुशिक्षित होता है। उसके कंधे पे जितनी जिम्मेदारी आप दोगे, उतना वो जिम्मेदार बनेगा। और ये जिम्मेदारी उठाने का काम बचपन से देंगे तो अच्छा है, क्योंकि इट इज इजियर टू बिल्ड अ चाइल्ड एंड टू रिपेयर एन अडल्ट। अब अपने लिए, मेरे लिए ये रिपेयरिंग एडल्ट है वो इस 9967 नंबर पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। यहाँ भी चैट बॉक्स में वो लिंक डाला गया है। तो प्लीज ये पक्का जान लीजिए कि जो आज का लेक्चर था वो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा यूट्यूब लाइव में ही आधा ध्यान था जो नहीं हो पाया मेरी तरफ से। मेरे एक जो दोस्त है मंगलम मिश्रा जी, स्टूडेंट है, जो उन्होंने मदद करते हुए यूट्यूब लाइव 2 किया, वो मैं फिर से मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। रही बात एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड लेक्चर्स की, वैसे कम से कम 60-70 लेक्चर इंटरनेट पे मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। मराठी भाषा का प्रचार प्रसार मैं अपनी तरीके से करने की कोशिश करता हूं। उसके 98 लेक्चर्स इंटरनेट पे हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे इंग्लिश स्पीकिंग के भी कोर्सेस है, कई कोर्सेस है। मुझे आप सिर्फ एक मैसेज करिए तो मैं सारी फ्री ऑफ टेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास भेज दूंगा। लेक्चर सही लगा होगा, नहीं होगा, मैं फीडबैक लिंक भी भेज दूंगा, आप फीडबैक दे सकते हो। और कहीं भी कभी भी मेरी कोई जरूरत है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। मैं सिर्फ बोलने वाला इंसान नहीं हूं, मैं करने में काफी दिलचस्पी रखता हूं। मेरे घर पे एक बड़ा सा हॉस्टल है जहां पे जो भी बच्चा मुंबई में आके सक्सेसफुल होना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करना चाहता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है,
उसके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है एक्सेप्ट फूड, क्योंकि लोग फ्री का खाना खाने भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर आज भी हमारे देश में लोगों को खाने पीने की चीजें फ्री में चाहिए, ये थोड़ी शर्मनाक बात है। लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ देना है तो एजुकेशन दे सकते हैं आप, मार्गदर्शन दे सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं, बाकी सब खुद को खुद का कमाना चाहिए, तभी तो हम इंसान हैं और प्राणियों से अलग है, सिविलाइज्ड है। तो भाई आज के राष्ट्रीय विज्ञान दिन की, आज के नहीं कल के राष्ट्रीय विज्ञान दिन की सबको शुभकामनाएं। आज के जागतिक मराठी भाषा दिनाच्याही सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा। अपन आप सबने ये मेरा लेक्चर सुना, पार्टिसिपेट किया, तहे दिल से शुक्रिया। मैं इस लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, जो JRD टाटा साहब ने CV रमन जी के बारे में बोला, सॉरी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में बोला था, मैं उनको बहुत मानता हूं, क्योंकि उनकी वजह से ही भारत आज न्यूक्लियर में अग्रेसर है, और मैं एक न्यूक्लियर फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हूं, मेरी रोजी रोटी वहीं से आती है। तो JRD टाटा जी ने जो होमी भाभा जी के बारे में कहा वो मैं बोलना चाहूंगा। इज अ कंप्लीट मैन, मतलब डॉक्टर होमी भाभा इज अ कंप्लीट मैन, अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, मास्टर बिल्डर, एडमिनिस्ट्रेटर स्टीप्ड इन ह्यूमैनिटी। मतलब भाई भाभा जी एक अलौकिक बुद्धिमत्ता जिनको है, ऐसे एक वैज्ञानिक है, एक उत्कृष्ट इंजीनियर है, उत्कृष्ट वास्तु विशारद है, जैसे कि इंसानियत से लैस एक उत्तम प्रशासक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा ही एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व आप साकार करें जो भाभा जी जैसा हो या CV रमन जी जैसा हो। यही आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हुए आज के लेक्चर से सारी शुभकामनाएं आपको देते हुए, आपकी सारी मदद के लिए जिंदगी भर तैयार रहने का प्रॉमिस देते हुए मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। जो आप once again thank you very much for joining in the class. Please follow that link to get your certificate. Only 60 certificates will be issued क्योंकि वो फ्री है in a 24 hours. बचे हुए लोग नेक्स्ट डे ट्राई मार सकते हैं। और रही बात फीडबैक की, प्लीज गिव फीडबैक। उसी बहाने कुछ लोग मेरा लेक्चर ऑर्गेनाइज करेंगे, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल फीडबैक दीजिए। नहीं अच्छा लगा हो तो क्या अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बताइए। आपसे डिस्कशन नहीं हो पाया क्योंकि 8:15 हो चुके हैं, प्लीज आपके सारे सवाल व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। विल स्टॉप हियर, बट बिफोर आप क्लास छोड़ने के पहले वो लिंक कॉपी कर लीजिए सर्टिफिकेट की और फीडबैक की, और आपके पास रखिए, या फिर नहीं मिली तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं क्लास चालू रखूंगा अगले 2 मिनट, फिर उसके बाद मीटिंग क्लोज कर दूंगा। मंगलम जी, आप चाहिए तो आपका यूट्यूब लाइव टर्मिनेट कर सकते हो।